अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। इंटेस्टीन में पहुंच जाएगा ना तो काइम वर्ड यूज नहीं करेंगे, तब यूज करेंगे काइल वर्ड। क्या यूज करते हैं? काइल। ये वर्ड है CHYLE, काइल। इंटेस्टीन में काइल बोला गया, स्टमक के अंदर काइम बोला गया। और जब आपके पास बेसिकली माउथ में होता है, जो आपके पास खाना जो है सलाइवा से मिक्स होता है तो उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। तो बोलस से आपके पास बना काइम। काइम मिलता है स्टमक में और काइल बेसिकली मिल रहा है इंटेस्टीन में। याद करके चलना। चलें, तो ये सारी चीज हमें यहां पर ध्यान पता लग गई। चलें, अब देखिएगा, डाइजेशन करवानी है ना, इंटेस्टीन में जो डाइजेशन हो रही है उसको जरा ध्यान देना है। देखो, हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा था, बाइल है। बाइल के अंदर पिगमेंट थे, उसको मैंने डिफाइन कर दिया, उसमें एक सॉल्ट भी थे, है ना, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल आती है। बाइल सॉल्ट जो है, जो आपके पास इंटेस्टीन में फैट पहुंच जाता है ना, उस फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं। बाइल के अंदर पड़ा हुआ बाइल सॉल्ट, जैसे यहां पर देखिए, ये बड़ा मॉलिक्यूल है फैट का, जैसे ये यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल गए, इसके साथ में आपके पास जो इसका बेसिकली आपके बाइल सॉल्ट है वो आपके पास कंबाइन कर जाएगा इस बड़े वाले फैट के मॉलिक्यूल के साथ में। अब होगा क्या? बाइल सॉल्ट के अंदर एक हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट है, एक हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट है। हमें मालूम है ये जो लिपिड होता है ना, ये तो पानी में घुलता नहीं है। अब सोचो, थोड़ी देर पहले जब डाइजेशन हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने क्या कहा था? इनसॉल्युबल कंपोनेंट को सॉल्युबल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। अब लिपिड जो है वो तो इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो इसको सॉल्युबल कराना पड़ेगा ना। और उस सॉल्युबल कराने के लिए इस फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करना पड़ेगा। और उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करने के लिए बाइल सॉल्ट की मदद लेने पड़ती है, क्योंकि बाइल सॉल्ट का एक पार्ट कैसा है? हाइड्रोफिलिक, और एक पार्ट कैसा है? हाइड्रोफोबिक। अब सोचो, बाइल की वजह से इतना बड़ा जो ये फैट का मॉलिक्यूल है, ये देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या कर गया? ब्रेक कर गया। अब जब ब्रेक कर गया तो इसको क्या कह देते हैं? मिशेल्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? मिशेल्स। और ये जो मिशेल्स होते हैं ना, ये बेसिकली वाटर सॉल्युबल होते हैं। वर्ड क्या यूज किया? वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही मिशेल्स बन गए तो आपके पास ये जो बाइल सॉल्ट है ना, इसमें से हट जाएगा। हट गया, अब फैट का ही मॉलिक्यूल बचा, ये मिशेल ही तो है ऑलमोस्ट। तो मिशेल बेसिकली आपके पास एपिथेलियल सेल में एंटर कर जाएगा, और एपिथेलियल सेल में जैसे ही चले जाएंगे सारे मिशेल वापस से इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने पर बनाएंगे काइलोमाइक्रोन। क्या बनाते हैं? काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन इलियम के अंदर पड़ी हुई एक लैक्टील्स होती है, उन लैक्टील्स के द्वारा आपके पास एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और वहीं से आपके पास में लैक्टील के द्वारा इनको लिम्फेटिक वेसल में ड्रेन कर दिया जाता है, और वहां से ये ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। अब सोचो जरा, ध्यान दो, फैट पहले इनसॉल्युबल था, फिर सॉल्युबल हुआ, किसकी मदद से हुआ? बाइल सॉल्ट की मदद से। अब बाइल सॉल्ट कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन आएगा। बाइल सॉल्ट कौन से हैं? आपके पास में जो बेसिकली लेसिथिन होती है, वर्ड ध्यान दीजिएगा, लेसिथिन। एक है आपके पास सोडियम ग्लाइकोलेट, दूसरा है आपके पास सोडियम टॉरकोलेट। ये सारे के सारे बाइल सॉल्ट फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देंगे। जितना ज्यादा ब्रेक करेंगे उतना ज्यादा बेटरली फैट की एब्जॉर्प्शन हो सकती है। याद करके चलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेंगे जी आगे की ओर। ये सारी चीज मैंने बता दी, मैं इसको वापस यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मैंने डायरेक्टली ये चीज बता दी है। अब चलो जरा सा यहां की ओर को ये देख लेते हैं। अब ये है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एंजाइम, ठीक है। ये आपके पास सबसे पहले जो पैनक्रियाटिक जूस में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पैनक्रियाटिक जूस के अदर एंजाइम होंगे उनको भी हम डील कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, पैनक्रियास में आपके पास जो एंजाइम मिला उसका नाम था, एक का नाम अमाइलोप्सिन, ठीक है जी। इसको हम बेसिकली पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। मैंने कहा था ना, जो सलाइवरी अमाइलेज उसने 30% स्टार्च को डाइजेस्ट किया, तो इतनी सारी जो आपके पास स्टार्च बच गई उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? आपके पास में जो स्टमक है उसके अंदर तो बेसिकली कोई भी बेसिकली आपके पास अमाइलेज नाम का एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि अमाइलेज को एक्टिव होने के लिए 6.0 आपके पास पीएच की रिक्वायरमेंट है। स्टमक का पीएच तो 2 to 3 है, क्योंकि वहां तो HCl पड़ा हुआ है, तो वहां पर तो एक्टिव ही नहीं हो पाएगा, तो वो डाइजेस्ट कैसे करवाएगा?
पैनक्रियास से ये अमाइलोप्सिन जो है वो आपके पास, जिसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं, ये स्टार्च की डाइजेशन को करवाने के लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके पास सेम वही काम जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी अमाइलेज करता है, वैसा ही सेम काम आपके पास अमाइलोप्सिन करेगी। माल्टोस में ब्रेक हुआ, आइसोमाल्टोस में और लिमिट डेक्स्ट्रिन में। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। अब चलो दूसरा, एक हो गया आपके पास एंटीरोकाइनिन, याद करके चलिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम मिलती है एंटीरोकाइनिन, इसको एंटीरोपेप्टाइडेज भी कहते हैं। एंटीरोपेप्टाइडेज आपके पास में इंटेस्टिनल जूस में आपके पास बेसिकली प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है, ये एक्टिवेट करवाता है ट्रिप्सिनोजन को और उससे आपके पास में बेसिकली ट्रिप्सिन में कन्वर्जन होती है। फिर से देखिएगा वर्ड क्या लिखा, एंटीरोकाइनिन या एंटीरोपेप्टाइडेज जो आपके पास में इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके पास ट्रिप्सिनोजन, तो ट्रिप्सिनोजन किसमें हुआ, पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस में पड़े हुए ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये ट्रिप्सिनोजन क्या करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगा, यहां देखो, ये देखना जरा, यहां आया ना, ट्रिप्सिनोजन एंटीरोकाइनिन की मदद से आपके पास ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ। ट्रिप्सिन बेसिकली आपके काइमोट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिन में आपके पास कन्वर्ट कर देगा। काइमोट्रिप्सिन आपके पास ट्रिप्सिन की मदद से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हुआ। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आपके पास में अलोंग विद द ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोजेज, इनको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू डाइपेप्टाइड। अब ये आ गया आपका डाइपेप्टाइड, याद करके चलिए। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ने मदद की है प्रोटीन की डाइजेशन करने में। प्रोटीन की डाइजेशन करने के लिए आपके पास इन एंजाइम की जरूरत होती है, यह चीज ध्यान करके चलना। अब चलो यहां पर देखो, फैट की डाइजेशन के लिए लाइपेजेज आए। लाइपेजेज ने आपके पास लिपिड को किसमें ब्रेक कर दिया, डाइग्लिसराइड में। लाइपेजेज ने उन्हीं को वापस से किसमें कन्वर्ट कर दिया, मोनोग्लिसराइड में। अब लास्ट, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूक्लियेजेज हैं, ये आपके पास इनको किसमें कन्वर्ट करेंगी, न्यूक्लियोटाइडेजेज में। वर्ड ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए आपके पास में। अब लास्ट पार्ट आया इंटेस्टिनल जूस का, इसका एक्शन आपको कैसे दिखेगा, यहां के एंजाइम्स का। अब यहां देखो जरा सा, एट ड्यूडिनम इंटेस्टिनल एंजाइम्स एक्ट ऑन दोज प्रोडक्ट। अब देखो ये है, डाइपेप्टाइड्स को आपके पास अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए चाहिए डाइपेप्टाइडेजेज, तो डाइपेप्टाइडेजेज आपको इंटेस्टिनल जूस में मिली। दूसरा, माल्टोस को कन्वर्ट करना है दो आपके पास ग्लूकोज यूनिट के अंदर, तो आपके पास एंजाइम है माल्टेस, ये भी कहां मिला, इंटेस्टिनल जूस में। लैक्टोज को ब्रेक करना है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, तो आपके पास एंजाइम चाहिए लैक्टेस, ये भी कहां मिली, इंटेस्टिनल जूस में। उसके बाद देखो सुक्रोज आ गया, सुक्रोज को ब्रेक करना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, एंजाइम चाहिए सुक्रेज, ये भी कहां है, इंटेस्टिनल जूस में। उसके बाद देखो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनको न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, ये भी कहां है, इंटेस्टिनल जूस में। उसके बाद आगे आपके न्यूक्लियोसाइड, यहां बने ना न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट करना है शुगर प्लस आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस में, कौन करवाएगा, न्यूक्लियोसाइडेज, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट आ गया आपके पास डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, इनको कन्वर्ट करवाना था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट है लिपिड के, कौन करवाएगा, लाइपेजेज। बस नाम क्या है, जिस जगह पर लाइपेज आपके पास सिक्रीट हो रहा है वहां की जगह का नाम लिख देंगे। जैसे मान लो पेनक्रियास में लाइपेज ने सिक्रीट हुआ तो आपके पास लिख दिया पेनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टीन में सिक्रीट हुआ तो इंटेस्टिनल लाइपेज, याद करके चलिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये आ गया जी लार्ज इंटेस्टीन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था लार्ज इंटेस्टीन का मेन कोई रोल नहीं होता है डाइजेशन के अंदर, ना तो एब्जॉर्प्शन में, थोड़ा बहुत जो आपके पास फीसिस में वाटर होती है उसकी एब्जॉर्प्शन कराता है, थोड़ी बहुत कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन या मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करा सकता है, इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं आती है। तो ये चीज हमें ध्यान करके चलना है। क्लियर हो गया जी, चलिए और आगे की ओर को मूव करके चलते हैं। लास्ट पार्ट आती है जी एब्जॉर्प्शन, यहां से हम डील करेंगे। अब देखिए एब्जॉर्प्शन जो है वहां पर बेसिकली जो आपके पास बायो मैक्रोमोलिक्यूल से बायो माइक्रोमोलिक्यूल बन गए हैं उनकी अब नेचर एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए जाए। तो मैंने कहा था मेन एब्जॉर्प्शन कहां होती है, इलियम से, या मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा था इलियम, क्योंकि वहां पर विलाई और माइक्रोविलाई से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था। अब सुनो जरा, एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट, प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट, फैट के एंड प्रोडक्ट, इन्हीं की हो सकती है, इसके अलावा तो नहीं होगी ना किसी चीज, क्योंकि यही फूड इंग्रेडिएंट है हमारे जो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गए, जिनको हमने एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू देखा भी कि कौन कौन से बेसिकली पार्ट में डिवाइड हुआ। चलो मैं इसका आंसर, नीट एस्पिरेंट आपने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन RENNIN, RENIN। देखो
RENNIN, याद करके चलिएगा, दिस इज एन एंजाइम, एंड RENIN ये आपके पास हार्मोन है। सुनो, रेनिन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये प्रोटीन की डाइजेशन में आपके पास रोल प्ले कर रहा है, ये तो एंजाइम हुआ। रेनिन जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर आपके पास अपरेटस होती है जो किडनी में मिलती है। किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस में एक सेल होते हैं जिनका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर आपके पास सेल, वो आपके पास एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक हार्मोन है रेनिन, दूसरे का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये रेनिन जो है वो आपके पास में रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको रास सिस्टम कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता है ताकि ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करे, तो वो है RENIN। और जो RENNIN है ना, जो हमने अभी यहां पर पढ़ा, वो बेसिकली सिर्फ एंजाइमेटिक एक्शन करेगा। समझ आया मैंने क्या कहा? बता देना एक बार कमेंट में, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करता चलूंगा, पता नहीं तुम्हें समझ आए या ना आए, मेरी कोशिश जरूर है कि आपको आ जाए। देखो, बीइंग अ टीचर ना, इतने सालों का एक्सपीरियंस, बाल सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई है, अब तो थक जाता हूं, फिर भी लगा हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हें कुछ आ जाए। चलें देखिएगा, अब एब्जॉर्प्शन को देख ले। मैंने कहा ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए, उनकी एब्जॉर्प्शन करवानी है। अब एब्जॉर्प्शन कितने तरीके से हो सकती है, या तो पैसिव मोड से या तो एक्टिव से। पैसिव मोड में एक ऑस्मोसिस आ सकती है, एक डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी दो तरह की लिखी, एक आपके पास बेसिकली लिख दी बेसिकली आपके पास डिफ्यूजन, या तो सिंपल तरह की हो सकती है या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकती है। कोई नहीं, कैमरा थोड़ा बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लाइव क्लास है ना। देखो अभी तो ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो पढ़ाने में बिजी हूं, कैमरे को कौन देखे। चलो देखो, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन दो तरह की, एक पैसिव एक एक्टिव। पैसिव एब्जॉर्प्शन में आपके पास क्या होता है, किसी एनर्जी की कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती है। हमेशा जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं वहां से कम जहां पर मॉलिक्यूल होगा उसकी तरफ को मूवमेंट होगी हमेशा। क्लियर? अब आपके पैसिव में दो तरह की चीज आई, एक ऑस्मोसिस और एक आपके डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस बेसिकली हम वाटर से रिलेट करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का है। जब डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं तो हम यहां पर मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, मिनरल्स के बारे में, कि जहां पर मिनरल कम है वहां पर बेसिकली आपके पास में ज्यादा मिनरल ऐड होंगे, मीन बाय हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर को मिनरल की मूवमेंट हो। यही डिफ्यूजन वर्ड गैसेस के लिए भी यूज कर लेते हैं कि हायर गैसियस कंटेंट से लोअर गैसियस कंटेंट की ओर को आपके पास गैसेस मूव कर जाती हैं, तो वहां पर आपके पास ये चीज। अब दूसरा वर्ड यहां लिखा है, एक सिंपल होता है, एक फैसिलिटेटेड। अब इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, यहां देखना जरा, ये पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब यहां देखो, हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल, यहां पर आपके पास लोअर कंसंट्रेशन, यहां से यहां मूवमेंट नजर आ रही है। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है, लेकिन यहां क्या लिखा है, ये है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में देखेंगे ना, बीच में कोई इंटरमीडिएट मीडिया नहीं है, कोई चैनल नहीं है। यहां फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बीच में एक चैनल आ गया। फैसिलिटेट करने का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट करने का मतलब होता है हम रास्ता दिखा देंगे। तो यहां पर एक चैनल ने रास्ता दिखाया कि हायर जो आपके पास कंटेंट के मॉलिक्यूल हैं वो लोअर कंटेंट के मॉलिक्यूल की ओर को मूव कर सकें। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही मूवमेंट होती है, ये पक्का है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका चैनल मिलेगा, डिफ्यूजन में कोई चैनल नहीं होता है, ये चीज याद रख के चलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जरा ध्यान देना यहां पर। अब देखो यहां क्या लिखता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मैंने कहा ना पैसिव में आपके कोई जरूरत नहीं पड़ती एनर्जी की। अब देखो ये लिखता है, एक ऑस्मोसिस होती है, एक डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी और आपके पास सॉल्यूट की एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन के थ्रू होती है। अब चलो यहां पर देखो, यहां देखना, डिफ्यूजन बेसिकली लिखा दो तरह की हो सकती है, एक सिंपल है और एक फैसिलिटेटेड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, वो भी आपके सिंपल डिफ्यूजन जो है वहां पर आपके कौन से मॉलिक्यूल है जो सिंपली डिफ्यूज करते हैं, एक आपके फैट के मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स, दूसरे मोनोग्लिसराइड, तीसरे आपके पास विटामिन हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और वो भी स्पेसिफिकली हमने यहां पर मेंशन किया है क्लोराइड आइन, विटामिन, मोनोग्लिसराइड एंड फैट्स। इनकी आपके पास सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन जहां पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा वहां पर कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपके पास नॉर्मली जो फ्रक्टोस है और अमाइनो एसिड,
अमाइनो एसिड भी मेनली आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से नहीं होते हैं, वो एक्टिव आपके पास जो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट होगा उसी के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी आपके पास एब्जॉर्ब हो सकते हैं। याद करके चलिएगा, फ्रक्टोज बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही आपके पास एब्जॉर्ब होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बुक्स में गलत लिखा हुआ है कि ग्लूकोज जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आपके पास एब्जॉर्ब होती है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हुआ? चलिएगा, उसके बाद आया एक्टिव एब्जॉर्प्शन। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, लोअर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन में गया है। याद करो, देखो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में गया, एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी। हमें पता है ना, अब किसी को हमें चढ़ाई चढ़ानी है तो बिना खाना खाने क्या खाए हुए क्या व्यक्ति वो चढ़ाई चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। लोअर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन की ओर को मूव कर जा रहे हैं तो एटीपी को यूटिलाइज करना पड़ेगा, एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर ये प्रोसेस हो पाएगी। अब देखो ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो आपके पास लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर को मूव करते हैं। तो मेनली हमें एक चीज याद करके चलनी है, आपके जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिनमें ग्लूकोज मेनली आती है, ये आपके पास बेसिकली एक्टिवली एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दैट इज अ सोडियम, इसकी भी आपके पास एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जबकि पैसिव किसकी हो रही थी? क्लोराइड आइन। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्लोराइड आइन आपके पास पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं जबकि सोडियम आइन आपके पास एक्टिवली हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अमाइनो एसिड जो होते हैं वो भी बेसिकली एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो याद करके चलना। अब देखो यहां पर, ये मैंने आपके पास यहां पर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है ये मैंने आपको पहले भी बता दी कि फैट बेसिकली किस तरह से एब्जॉर्ब होती है। तो देखो यहां पर आपके पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे फैट के, उनको ब्रेक करने के लिए बाइल एसिड की जरूरत, बाइल सॉल्ट की जरूरत पड़ी, फिर वो मिशल्स में कन्वर्ट हुए। मिशल से आपके पास बेसिकली जो पर्टिकुलरली फैट का मॉलिक्यूल है वो एपिथेलियल टिश्यू में एंटर कर जाएगा। बाइल आपके पास या बाइल सॉल्ट है वो यहां से रिलीज हो जाएगा, अंदर जाकर ये जो पर्टिकुलर लिपिड के मॉलिक्यूल है वापिस से कंबाइन कर जाएंगे और काइलोमाइक्रोन बनाएंगे। क्या बनाए जी? काइलोमाइक्रोन बनाए। काइलोमाइक्रोन एपिथेलियल सेल से बाहर जाएंगे और विलाई के अंदर आपके पास में एंटर कर जाएंगे। विलाई में क्या पड़ा है? लैक्टील पड़ा है। लैक्टील्स के थ्रू आपके पास ये पर्टिकुलर काइलोमाइक्रोन लिम्फेटिक वेसल में एंटर कर जाएगा और सबसे बड़ी जो आपके पास लिम्फेटिक वेसल है उसका नाम है थोरेसिक डक्ट, उसमें ड्रेन हो जाएगा और ड्रेन होने के बाद में पूरी ब्लड सर्कुलेशन में वो मूव कर चला जाएगा। ये चीज याद करके चलिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अब चलिएगा, कुछ हमारे पास जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है वो कौन कौन से रीजन से आपके पास में, मीन बाय हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। देखो ये जो माउथ है, माउथ से आपके पास कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं जिनकी डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाती है। यहां पर मैंने एक नाम लिखा है GTN, इसको बोलते हैं ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। वर्ड क्या है? ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। आपने एक ना डिजीज पढ़ी होगी, डिजीज का नाम है एंजाइना। एंजाइना पढ़ा हुआ है, ANGINA। जो सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा तो भी मैं उसके बारे में बताऊं। देखिएगा एंजाइना के दौरान में ना पेशेंट को एक प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम है? उसको ऐसा लगता है ना चेस्ट को किसी ने रबड़ बैंड से बांध दिया हुआ है जोर से। जब वो रबड़ बैंड से बांध देगा ना तो उसको सांस को लेने में दिक्कत हो जाती है। पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है एंजाइना में कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है क्योंकि मेरी चेस्ट जकड़ी हुई है। तो उसको रिलीफ करने के लिए बेसिकली हमारे को एक ड्रग देने पड़ती है जिसका नाम है GTN, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। ये सबलिंगुअल दी जाती है, टंग के नीचे रखा जाता है इसको, और ये बेसिकली आपके 5 से 10 मिनट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है डायरेक्टली। लीवर से ये बाईपास नहीं होती है, लीवर को ये आपके पास डायरेक्टली आपके पास कभी भी अफेक्ट नहीं करती है ड्रग, क्योंकि लीवर में इसको जाना नहीं है क्योंकि सबलिंगुअल रूट फॉलो किया गया है। तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है, ब्लड के अंदर चली जाएगी और डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा। तो एंजाइना से पेशेंट जो है वो बच जाएगा, यहां पर ध्यान देने वाला है। उसके बाद देखिएगा स्टमक में आपके वाटर, जो सिंपल शुगर्स होती हैं, इसके अलावा कुछ ड्रग्स और अल्कोहल। याद करके चलिएगा, अल्कोहल एंड वाटर, ये दो इंग्रेडिएंट आपके पास डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से तो मैंने कहा सभी चीजों की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो वाइटामिन होते हैं, चाहे वो फूड के छोटे से छोटे इंग्रेडिएंट होंगे, सबकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होती है। लार्ज इंटेस्टाइन से मैंने कहा था जो आपके फीसिस में पड़ा हुआ पानी होता है, जो एक्स्ट्रा में होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, कुछ थोड़े बहुत मिनरल और कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा ज्यादा आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का कोई रोल नहीं आता है, याद कर लीजिएगा। चलेंगे जी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए मैंने बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इसको मैं अब वापिस से डिक्टेट नहीं करूंगा। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है आपके पास इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा,
वो है डिसऑर्डर या डिजीजेस कौन सी आती हैं। चलिएगा, तो आपके यहाँ पहली डिजीज है, यहां पर देखिए मैंने पढ़ा तो दिए वैसे, पर मैं फिर भी बता दूं, जॉन्डिस। नाम क्या है? जॉन्डिस। क्यों हुई थी जी? वो हुई थी जब आपके पास लीवर को डैमेज हो रहा था, आरबीसी फट रहे थे, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन था वो भी फट रहा था। हीमोग्लोबिन फटा तो हुआ क्या था? बिलीरुबिन बिलीवर्डिन रिलीज हुआ, ज्यादा क्वांटिटी में बिलीरुबिन रिलीज हुआ। बिलीरुबिन कहां डिपॉजिट हुआ था? जहां जहां बॉडी में इलास्टिन के फाइबर ज्यादा है। कहां ज्यादा थे? स्क्लीरा में, नेल बड में, ओरल म्यूकोजा में, स्किन में। तो आपके सीक्वेंस है, स्क्लीरा में सबसे पहले डिपॉजिट होगा, फिर नेल बड में होगा, फिर उसके बाद ओरल म्यूकोजा में, लास्ट में जाकर स्किन में आपके पेनिट्रेशन होगी। स्किन में पहुंच गया ना, इसका मतलब लीवर आपके डैमेज ज्यादा हो चुका है, आरबीसी ज्यादा फट गए हैं, हीमोग्लोबिन ज्यादा फट चुका है, क्वांटिटी आरबीसी की रिड्यूस हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की रिड्यूस। तो आपके पास इन जगहों पर पीलापन, देखिए जॉन्डिस वाले पेशेंट और नॉर्मल लोगों में क्या अंतर होता? पीलापन हो गया ना पूरे फेस का, लेकिन ये आपके पास आखिर में होने वाला, शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं होगा। शुरुआत में पहले स्क्लीरा के अंदर आपका पीलापन आएगा, फिर नेल बड में आएगा, फिर उसके बाद ओरल म्यूकोजा में, लास्ट में जाकर स्किन इफेक्ट होगी। और जब स्किन इफेक्ट हो गई ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत ही विग्रस लेवल की जॉन्डिस हो चुकी है, जो ये बताता है कि लीवर डैमेज हो चुका है पूरी तरह से। याद करिएगा, इसको जॉन्डिस का, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, याद करके चलिएगा। नंबर 2 आती है आपके पास वॉमिटिंग। यहां देख ले, वॉमिटिंग के बारे में लिखा गया। तो वॉमिटिंग क्या है, याद करना। थोड़ी देर पहले ना जब हम ईसोफिगस के बारे में पढ़ रहे, तो मैंने कहा था जब खाना आपने स्वेलो किया था ना, तो स्वेलो करने के बाद जो खाना ईसोफिगस में गया, तो ईसोफिगस की लाइनिंग में आपके पास एक स्मूथ मसल पड़ी थी। स्मूथ मसल में लगातार वेव्स मूव कर रही थी, जिसको पेरिस्टालिसिस कहा था हमने, अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मूविंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हमने कहा था पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। अब सोचो, अगर वो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट नीचे से ऊपर की ओर को हो जाए तो जितना खाना आप अंदर लेकर गए होंगे वो सारा खाना बाहर आ जाएगा, उसको बोलते हैं इजेक्शन हो जाना। एंटी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की वजह से जो डाउनवर्ड टू अपवर्ड अगर हो जाए, तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड कहां होगी? स्टमक से आपके पास माउथ की ओर को अगर ऐसी कोई मूवमेंट हो जाएगी, तो सारा जो आपने खाना खाया होगा वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसको बेसिकली क्या कह देंगे? दैट इज अ वॉमिटिंग। याद करके चलिएगा। और वॉमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन भी है, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद करके चलिएगा। नेक्स्ट आती है डायरिया। देखो डायरिया क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टीन की इंफ्लेमेशन। स्मॉल इंटेस्टीन की इंफ्लेमेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टीन की पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपके पास जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है, या मान लो खाने को जो डाइजेस्ट करना, नॉर्मली आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन को जितना समय उसको लगना चाहिए वो उतना समय उसको नहीं दे पाएगा, क्योंकि पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा आपके पास पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हो जाएगी तो खाना लगातार आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन अगर होल्ड नहीं कर पाया तो जितना आपके पास फीसिस के अंदर पानी है उसको क्या वो एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए वाटरी स्टूल्स आते हैं। लगातार आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है फीसिस को पास करने, और वो फीसिस कैसे होते हैं? वाटरी फीसिस होते हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या? लगातार अगर डायरिया हो जाएगा ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो पानी का बॉडी से लॉस, डिहाइड्रेशन हो सकती है। अब डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए, डायरिया को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? नॉर्मली अगर आप जाएंगे ना किसी डॉक्टर के पास तो वो एक ही चीज बोलेगा, ओआरएस को कंज्यूम करो। जितना ज्यादा ओआरएस कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा वाटर का कंटेंट वापस से बॉडी में आएगा, मिनरल का कंटेंट बॉडी में आएगा। लेकिन सोचो अगर डायरिया ठीक ना हो रहा हो ना, तो नॉर्मली आपके पास जो डॉक्टर है वो एक काम करता है। क्या काम करता है? आपको मैग्नीशियम का एक पर्टिकुलर सिरप दे देता है। कोई भी क्यों देता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम होती है ना, हमारे ब्लड के अंदर जो आपके पास वाटर का कंटेंट पड़ा हुआ होता है उसको खींचकर आपके पास में स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में ऐड कर देती है। सुनो फिर से क्या कहा? मैग्नीशियम जो है ये परगेटिव्स होते हैं, PURGATIVES। ठीक है जी। इन परगेटिव्स के बारे में आपके केमिस्ट्री में भी है। परगेटिव काम क्या करते हैं? इनका काम होता है जो ब्लड के अंदर आपके पास पानी है उस पानी को वहां से खींचिए और स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में ऐड कर दीजिए। जितना ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में ऐड हो जाएगा उतना ज्यादा डिहाइड्रेशन आपके पास बच जाएगी। सिंपल है। डायरिया को प्रिवेंट करने का एक साधन हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर मान लो डायरिया ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमें कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर ढूंढना ही पड़ेगा और उस पॉजिटिव फैक्टर के अगेंस्ट में कोई ना कोई फिर दवाइयां देने पड़ेंगी। अदरवाइज नॉर्मली
डायरिया होने का एक कॉमन रीजन होता है, वो है नॉर्मली हम कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड वाटर पी लिए होते हैं या कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं, जिसमें आपके एंटीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की इंफ्लेमेशन हो गई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा हो गई, वाटरी स्टूल आना शुरू हो जाते हैं। याद करके चलिएगा, इसकी वजह से आपके पास जो एब्जॉर्प्शन होगी ना फूड इंग्रेडिएंट की, वो भी हिंडर हो जाएगी, क्योंकि उतने समय तक जितने समय तक स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड को रहना चाहिए वो रह ही नहीं पाएगा। चलें, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। आपके उसके बाद आती है कॉन्स्टिपेशन। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसके बारे में बात की थी। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? हमने कहा था जो आपके पास कोलोन का रीजन होता है, दैट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ अ कोलोन, वहां पर जाकर आपके पास में खाना जो है, जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, वो इकट्ठा होकर रहेगा और वहां से जाएगा वो बेसिकली रेक्टम में। तो आपके पास में रेक्टम के अंदर टेम्परेरी नेचर को, जो आपके पास ये ड्राई फीसिस होते हैं, इनको स्टोर करना पड़ता है। लेकिन सोचो ड्राई को कर रहा है, वेट जो आपके पास फीसिस है वो कहां स्टोर होंगे? वो तो कोलोन में हो रहे हैं। कोलोन में कहां हो रहे हैं? या तो आपके पेल्विक कोलोन में होंगे या तो आपके पास डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन में होंगे। तो आपके पास कोलोन प्लस रेक्टम, आपके पास में फीसिस को, जो पर्टिकुलरली अनडाइजेस्टेड मैटर है, उसको स्टोर करने का काम करता है। क्रॉनिक फॉर्म में लंबे समय तक अगर स्टोरेज करनी हो तो कोलोन ही कर दे देगा, लेकिन अगर मान लीजिए एक्यूट में कभी ना कभी आपको स्टोर करना होगा तो वो रेक्टम करता है। अब सोचो किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो कॉन्स्टिपेशन के दौरान में होता क्या? ड्राई फीसिस होंगे, वो कहां स्टोर होगा? रेक्टम में। थोड़ी देर पहले भी कहा। अब ड्राई फीसिस को ओवरकम करने का साधन क्या है? मैग्नीशियम को पीजिए, मैग्नीशियम वाले सिरप पीजिए। जितने ज्यादा सिरप पेंगे उतना ज्यादा आपके पास में ब्लड में से पानी को निकालकर उन फीसिस के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ताकि रेक्टम को इंजरी से बचाया जा सके। और रेक्टम के बाद तो एनस है, एनस से आपके पास सारा जो पर्टिकुलर अनडाइजेस्टेड मैटर है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। ये तो हमें पहले ही पता है। सोचिएगा फिर से मैंने क्या कहा, क्रॉनिकली अगर आपके पास कॉन्स्टिपेशन है तो रेक्टम आपका रोल प्ले नहीं करता है। लंबे समय से अगर आपके पास ड्राई फीसिस अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब है वो कहां पर स्टोर होंगे? वो तो कोलोन में होंगे या तो पेल्विक कोलोन में। लेकिन मान लो अभी अभी हुआ, कल हो गई हमें कॉन्स्टिपेशन, तो उस समय में आपके पास स्टोरेज कहां पर हो रही होगी? रेक्टम में। वहां ड्राई फीसिस होते हैं, तो ड्राई फीसिस को ओवरकम करना होता है। याद करके चलिएगा, ड्राई फीसिस पास हो रहे होते हैं कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद आता है इनडाइजेशन। अब देखो क्या लिखा है, लिखा है इनडाइजेशन का मतलब क्या हुआ? हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट थे उनको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम इनसफिशिएंट हो गए। अगर इनसफिशिएंट होंगे तो क्या होगा? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में जितना कन्वर्ट होना चाहिए वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी बॉडी के अंदर जितनी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी उस फूड से मिलनी चाहिए थी वो न्यूट्रिशनल क्वांटिटी नहीं मिलेगी। अब ऐसा कब कब हो सकता है? जब जब आपको आपके पास मान लीजिए एंजाइटी से गुजरना पड़े, ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़े, आपके पास इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन हो, फूड पॉइजनिंग हो जाए, जरूरत से ज्यादा स्पाइसी फूड अगर आप खा लें, तो भैया ऐसा है कि ये नॉर्मली आपके पास कहीं ना कहीं दिक्कतें कॉज करना शुरू ही कर देगा, इंडाइजेशन होना शुरू है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद करके चलिएगा। लास्ट आती है, दैट इज द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये एक न्यूट्रिशनल डिसबैलेंस है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन का मतलब हुआ जितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन चाहिए उतना क्वांटिटी का न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अब नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? अब देखो उसमें दो ही चीजें हैं जो न्यूट्रिशनली हमारे को जरूरत होती है। पानी तो बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो 70% पानी की जरूरत है, हम पानी पीने को हमें नॉर्मली मिल जाता है। खाने के लिए चीज क्या चाहिए? प्रोटीन, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है, और दूसरे कार्बोहाइड्रेट। तो जब मैं प्रोटीन एनर्जी वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब है हमने प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करनी है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड यहां पर कैलोरीज में हम मार्क करेंगे। तो याद करके चलिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में दो तरह की डिजीजेज आती हैं। एक आपके पास है मरासमस, दूसरी है क्वाशियोर्कर, और ये बच्चों में ही देखी जाती है। याद करके चलिए, सबसे पहले है मरासमस। अब देखो मरासमस में क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी, मीन द प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी, कैलोरीज की डेफिशिएंसी। अब सोचो कोई बच्चा जिसको ना तो प्रोटीन मिल रही हो ना तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा हो, तो आपके पास वो बच्चा कैसा होगा? बिल्कुल लीन, पतला। पतला क्यों होगा? क्योंकि प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रही है। जितना आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए उतना बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वेस्टिंग ऑफ मसल तो आपके पास होगी नहीं। उसकी सारी हड्डियां आपको नॉर्मली जो है फील हो सकती है, बाहर से देखने में भी पता लग जाएगा कि ये हड्डी है, ठीक है, चाहे उसके ऊपर स्किन की कवरिंग होगी, पर पतला होगा बिल्कुल बच्चा। याद करके, और ये उन बच्चों को इफेक्ट करता है जिनकी एज 1 साल से कम होती है। क्यों? देखिएगा, जब मदर फीडिंग करना बंद कर देती है, ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देती है,
तो आपके पास नॉर्मली होता क्या है, सोच लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि उस बच्चे को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ना मिले खाने के लिए, तो होगा क्या भाई, बिल्डिंग ब्लॉक ही नहीं बनेगा, मसल कैसे बनाओगे, और मसल नहीं बना पाओगे तो सारी की सारी हड्डियां कैसे छुपाई जाएंगी मसल के अंदर। इसलिए देखो यहां पर इमेज भी मैंने दिखाई है मरासमस से, देखो बच्चा कैसे दिख रहा है, बिल्कुल लीन, पतले पड़ गई हैं हड्डियां पूरी की पूरी। अब यहां पर देखो ड्राई थिन एंड रिंकल्ड स्किन, देखो यहां दिख रही है, रिंकलिंग हो गई, नॉर्मली सारी ऐसी ही निकलना शुरू हो जाएगी, थिन लिम्ब हो जाएंगे, ग्रोथ रेट उस बच्चे की डिक्लाइन कर जाएगी, बॉडी वेट भी डिक्लाइन करेगा, ना तो कार्बोहाइड्रेट है ना कैलोरीज है। अब यहां पर देखो इंपेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अरे सोचो सिंपल सा लॉजिक है, ब्रेन को चलने के लिए ना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो भैया ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ब्रेन कैसे काम करेगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी, एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो काम कैसे करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंपेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रेन प्लस अ मेंटल डिसऑर्डर भी ऐसे पेशेंट को हो सकता है जिसको मरासमस है। अब चलो लास्ट डिजीज जिसका नाम है क्वाशियोरकर। अब देखो जरा क्वाशियोरकर में क्या होता है, यहां पर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अब सोचो कोई बच्चा जो जरूरत से ज्यादा आपके पास कार्बोहाइड्रेट इंटेक करता रहेगा तो उसकी बॉडी में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी, सोचो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर का सबसे बड़ा रिसोर्स है, शुगर में बेसिकली ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज को सेल में एंटर करवाने के लिए इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन जितना ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होगा उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, जितना ग्लूकोज ट्रांसफर होगा सेल में तभी ग्लाइकोलिसिस होगी। अब सोचो लगातार बच्चे को क्या दे रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, जरूरत से ज्यादा ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज। अब उस जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज को अगर सेल में एंटर करवाना है ना तो आपको जरूरत से ज्यादा इंसुलिन चाहिए। तो सोचिए पेनक्रियास बच्चे का बहुत छोटा है, अब छोटे से पेनक्रियास से कितनी क्वांटिटी में इंसुलिन रिलीज हो जाएगी, थोड़ी ही ना, ज्यादा तो नहीं रिलीज हो पाएगी। इस वजह से जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज आपके पास ब्लड के अंदर मौजूद होगा और वो ब्लड के अंदर मौजूद होने पर सारे के सारे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ऐसा बच्चा मोटापे का शिकार हो जाएगा। यहां देखो जरा, मोटापे का शिकार है, मोटापे का शिकार है, मोटापे का शिकार, लेकिन उसके बावजूद देखिएगा यहां पर लिंब की डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। एक फीचर जो आपके पास मरासमस और क्वाशियोरकर को डिफरेंशिएट कर देता है, सारे फीचर मरासमस जैसे ही होते हैं क्वाशियोरकर में, सिर्फ एक फीचर को छोड़कर। जब मरासमस हमने देखा ना तो बच्चे की बोन जो है बिल्कुल थिन पड़ गई थी और वहां पर आपके पास ओबेसिटी नजर नहीं आती, बच्चा मोटा नहीं था ना, बच्चा तो बिल्कुल पतला था। जरा यहां देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लेकिन यहां क्वाशियोरकर में क्या हुआ, देखो ओबेसिटी का शिकार हो गया, क्योंकि हायर कैलोरीफिक वैल्यू जो है हमने बच्चे को दे दी है। यहां देखो मोटा मोटा मोटा, सब जगह मोटा, लेकिन देखो फीचर जो है वो ज्यादातर मरासमस की तरह ही रहेंगे इसके अंदर। वो है आपका वेस्टिंग ऑफ मसल हो रही है, थिनिंग ऑफ लिम्ब, फेलियर ऑफ अ ग्रोथ एंड अ ब्रेन डेवलपमेंट। लेकिन एक फीचर जो आपके मरासमस की तरह नहीं है क्वाशियोरकर में, वो है फैट इज स्टिल अंडर द स्किन, एक्सटेंसिव अडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। मैंने अभी बता दिया ना, बच्चे को मोटापे का शिकार होना ही पड़ेगा क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। तो देखिएगा एक सिंगल शॉट में हमने पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आज ही की डेट में खत्म कर दिया। और देखिए मैंने सब कुछ कवर कर लिया, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को समझ आया या नहीं आया होगा, मैंने कोशिश पूरी की है। मैं फिर कहूंगा अगर आपको समझ ना आया हो तो जब ये लेक्चर शुरू हुआ था ना और अभी जब मैं खत्म करने वाला हूं, शुरुआत से आखिर तक आप इस लेक्चर को एक बार देख कर देखिएगा। एवरी कॉन्सेप्ट मैंने इन कुछ घंटों में ही डील कर दिया। इस एक चैप्टर को पढ़ने में ना मैं खुद ब खुद बता सकता हूं 11 घंटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो 11 घंटे के लेक्चर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने। मैंने पूरा का पूरा 11 घंटे या 12 घंटे का चैप्टर आपको कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर दे दिया। कोशिश करिएगा, ये जो श्रृंखला चला रहा हूं ना मैं वन शॉट की, आप रात को 9 बजे आ जाए कीजिए, जितने आएंगे ना अपने दोस्तों को भी लाइए, क्वेश्चन पुट इन करिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन पुट इन करेंगे मैं आंसर करूंगा। देखिए जैसे यहां पर यूनिको डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर जितना कंटेंट ऑफ वाटर आपको चाहिए उतना है ही नहीं है, तो मीन बाय आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो। डिहाइड्रा का मतलब क्या हुआ, पानी की आपके पास में कमी हो गई। पानी की कमी होने का कारण है डायरिया का हो जाना, जरूरत से ज्यादा स्वेटिंग का, जैसे मुझे अभी हो रही है, जरूरत से ज्यादा हो रही है।
तो पानी का लॉस हो गया, तो पानी को मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि भैया पसीने से भी तो पानी जा रहा है ना, जितना ज्यादा पानी जाएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, वापस से शुरुआत से लेकर आखिर तक देख लेना, एक एक कॉन्सेप्ट बताया है। पर वही बात है, टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा। अब सोच लीजिए खुद पढ़ना होगा तो लगा लेना 10-15 दिन, और यही चीज अगर मेरे से पढ़नी होगी तो 1-2 घंटे में पढ़ा दूंगा। शेयर करना मत भूलना, फेसबुक पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, कहीं भी शेयर कर दो, और लाइक करना मत भूलना भाई, ठीक है? वो इसलिए ना, देखो मोटिवेशन भी चाहिए होती है। मैं अभी आपके साथ लगा हूं, देखो ऑलमोस्ट अभी 11:07 हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया मुझे, तो देखिए मोटिवेशन तो चाहिए, ठीक है? कल का चैप्टर जो हम डील करने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आ जाइएगा, टाइम से आइएगा, 9 बजे खत्म कर देंगे। अगले 30-35 दिन में ना पूरी बायोलॉजी खत्म, हर एक चैप्टर को कंसाइसली पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, और आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे चैप्टर अवेलेबल हो जाएंगे आपको। वापिस से पूरा का पूरा किताबें खोल खोल कर पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पढ़ते रहिए। याद करिएगा एक काम और, देखिए मेरे दोस्त आएंगे थोड़े थोड़े 1-2 दिन के अंतराल में आपसे मिलने आएंगे अब, और आपको वो चीजें देने की कोशिश करेंगे जो आपको शायद कभी नहीं मिल पाती हैं। ये जो जितने आपके पास अभी हम लेक्चर्स लेने वाले हैं ना, इनके डिस्क्रिप्शन में आपको हम एक पर्टिकुलर ऐसा लिंक प्रोवाइड करने वाले हैं जो हर एक चैप्टर के आपको सबसे कंसाइज नोट देगा। कंसाइज का मतलब समझते हैं, इतने बड़े चैप्टर को हम छोटे से में श्रिंक करने वाले हैं। वो छोटे से में जब श्रिंक कर देंगे, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आपके पास टर्मिनोलॉजीज होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप वही कर लीजिए। मेरा लेक्चर भी ना देख पाए ना, फिर भी कर लेना, ठीक है? बन जाएगा नीट 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी पक्का ला दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, टाइम के साथ आना पड़ेगा, टाइम के साथ जाना पड़ेगा, पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो ही चीज हो पाएगी। देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं टीचर हूं, और मेरी कोशिश है आपको सही चीज दे पाऊं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप रीडिंग करके आएंगे ना, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम कल पढ़ के आए ना, और जब मैं पढ़ाना शुरू करूं, दनादन क्वेश्चन डालिए मेरे ऊपर, देखिए मैं जवाब देता हूं या नहीं देता हूं। आपको तो पता लगना चाहिए आपके सामने जो टीचर अभी पढ़ा रहा है ना, उसको आता भी है या नहीं आता है। अपने टीचरों में से भी पूछ कर देखना, दनादन क्वेश्चन करना एक बार, वहीं पर हक्का वक्का हो जाता है, टीचर को समझ नहीं आता आंसर क्या करना है। आप मुझे डालिए, मैं बताता हूं कैसे आंसर होंगे, क्योंकि भैया ये सफेद बाल मेरे ऐसे नहीं हो गए, दाढ़ी मेरी सफेद हो आई अब, वो ऐसे ही नहीं हुई। एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप भी हो जाएंगे, मैं भी हो रहा हूं, आप भी हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बाद में भी डाल दीजिएगा, मैं आंसर करने के लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। हां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा, आज शायद अवेलेबल ना हो पाए, हम जल्दी से ही आपको बेसिकली अपडेट कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ऐसा प्रोवाइड करिए, आप लिंक को क्लिक करिए, जाकर रजिस्टर और साइन अप कर लीजिएगा। आपको वहां पर बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स होंगे एवरी चैप्टर के हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, आपको बस वीडियोस में हमारे साथ बने रहना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है, एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।